नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। मैनचेस्टर में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी स्थिति काफी मजबूत बना ली है। यहां से वेस्टइंडीज के लिए हार से बच पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन बना लिए हैं और मैच में 2 दिन और वेस्टइंडीज के पास 8 विकेट बाकी हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ब्रैथवेट 2 जबकि होप 4 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्हें जीतने के लिए अभी भी 389 रन और चाहिए। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी 226 रन पर 2 विकेट गंवाकर डिक्लेयर कर दी थी। बर्न्स 90 रन बनाकर आउट हुए जबकि कप्तान रूट 56 के स्कोर के साथ अंत तक आउट नहीं हुए। सिबली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 56 रन बनाए। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य रखा था। तीसरे दिन की शुरुआत में वेस्टइंडीज ने फॉलो ऑन का खतरा तो टाल दिया था, लेकिन पूरी टीम 197 रन बनाकर आउट हो गई थी। होल्डर ने 46 और डाउरिच ने 37 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने यादगार गेंदबाजी की और 14 ओवर में महज 31 रन देकर 6 विकेट लिए। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और चयनकर्ता अशोक मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, अब क्या यहां से वेस्टइंडीज को सिर्फ बारिश ही बचा सकती है जैसी उनकी हालत है? या बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन का खेल है और काफी लंबा खेल बाकी और 400 रन का लक्ष्य, 399 का लक्ष्य उनके पास, तो काफी बार लक्ष्य और सिर्फ 2 विकेट उन्होंने गंवा दिए। तो निश्चित रूप से बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है उनके लिए। और यहाँ से बस इंद्र देखता ही अगर मेहरबानी करे तो शायद बचने की संभावना। जी अशोक, जिस तरह से वेस्टइंडीज ने पहला टेस्ट जीता था, लग रहा था कि ये सीरीज में कुछ उलटफेर कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट ऑनवर्ड्स क्या गलतियां हुई वेस्टइंडीज से? देखिए, पहले टेस्ट में जो गलती हुई थी वो शायद इंग्लैंड से हुई थी, स्टुअर्ट ब्रॉड को ना खिलाना। स्टुअर्ट ब्रॉड हार और जीत का कितना अंतर है ये पिछले दो टेस्ट में पता लगा, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए थे और शुरुआती झटके दिए और इस मैच में सिर्फ 6 विकेट लेके दबाव में डाला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्टइंडीज से ज्यादा इंग्लैंड की गलती थी जिसके चलते मैच जीता। लेकिन निश्चित रूप से आपको मालूम था कि इंग्लैंड की जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज। ओल्ड ट्रैफर्ड में तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन आंकड़ों के मामले में क्यों अहम है, बताएंगे स्टैट्स कॉर्नर में हमारे आंकड़ेबाज मोहम्मद इशाउद्दीन। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने पहली पारी में 46 रन बनाए और इसके साथ ही उन्होंने अब टेस्ट मैचों में 2000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वो अपने देश के 38वें बल्लेबाज हैं। होल्डर पहले ही 115 विकेट ले चुके हैं, यानी उनका 2000 रन और 100 विकेट लेने का डबल भी पूरा हो गया। इस तरह होल्डर 2000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाले वेस्टइंडीज के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा गैरी सोबर्स और कार्ड हूपर दिखा चुके हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पारी में 6 विकेट लिए। यह 18वां अवसर है जब ब्रॉड ने टेस्ट की एक पारी में 5 या अधिक विकेट लिया है। इंग्लैंड की ओर से पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा जेम्स एंडरसन 28 बार, यान बोथम 27 बार और सिडनी बार्न्स 24 बार दिखा चुके हैं। ब्रॉड अब चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। ब्रॉड ने इस टेस्ट में 64 रन बनाने के अलावा 6 विकेट भी लिए हैं। इससे पहले भी वो भारत के खिलाफ 2011 में नॉटिंघम में ऐसा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। वर्तमान सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। ब्रॉड अब इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 49 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के बराबरी पर आ गए हैं। उम्मीद है दूसरी पारी में वो 50 विकेट पूरा कर लेंगे। वेस्टइंडीज़ की टीम पहली पारी में 197 रन पर आउट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि जब भी वेस्टइंडीज़ की टीम 197 रन पर आउट हुई है, उस हार का सामना नहीं करना पड़ा है। अलबत्ता उसने 2 बार 197 रन पर आउट होने के बाद 1998 में इंग्लैंड को जॉर्ज टाउन में और 2002 में किंगस्टन में भारत को हरा दिया था। वैसे ओल्ड ट्रैफर्ड में यह तीसरा अवसर है जब कोई टीम 197 रन के स्कोर पर आउट हुई है। इससे पहले 1905 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड की टीम 197 के स्कोर पर आउट हो चुकी है। आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसे आयोजित करने में कई दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लीग की कुछ फ्रेंचाइजीज
अपने मेन स्पॉन्सर्स खो चुकी हैं और उन्हें नए स्पॉन्सर्स की तलाश है। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑफिशियल ने बताया कि लीग फिर से शुरू होना हमारे लिए राहत की बात है, लेकिन स्पॉन्सर्स की कमी हमें परेशानी में डाल रही है। क्या दुश्वारियां आ सकती हैं इसमें, बताएंगे अपनी रिपोर्ट के साथ संजय बनर्जी। देखिए, आईपीएल के टलने से और जगह बदलने से थोड़ा बहुत नुकसान तो हर किसी को झेलना पड़ेगा। वो पहले जैसी बात नहीं रहेगी, क्योंकि मार्च में पहले शेड्यूल था आईपीएल, और मार्च से पहले अपनी इन्वेंट्रीज जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने तकरीबन 90-95% अपनी इन्वेंट्रीज निकाल दी थी, लेकिन उसके बाद इनडेफिनेटली उसको कैंसिल कर दिया गया। और अब जो डेट्स मिली हैं उसके मुताबिक कई स्पॉन्सर्स ऐसे होंगे जो शायद अब बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं हो, वो इस तरह का पैसा एडिशनल खर्च ना करना चाहें, और ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानियां फ्रेंचाइजीज को हो सकती हैं। वो कैसे इस घाटे को पूरा करेंगे, क्योंकि पिछली बार का जहां तक सवाल है, सभी फ्रेंचाइज ने मिलकर के तकरीबन 1600 करोड़ रुपए कमाए थे। हर फ्रेंचाइज को 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी ही। और इसके अलावा यह है कि फेस्टिवल सीजन है, थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी हैं कि शायद फेस्टिवल सीजन में लोग खर्च करते हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू भी ठीक ठाक जनरेट होगा, स्पॉन्सर सामने आएंगे। लेकिन एक बात पर और संशय है कि साउथ अफ्रीका में बहुत जम करके अभी कोरोना फैला हुआ है। तकरीबन 4.25 लाख लोग वहां पर अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो और सितंबर तक सिचुएशन वर्स होगी, खराब होगी। ऐसे में क्या साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स खेल पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों बोर्ड्स ने अपने प्लेयर्स को अलाउ तो कर दिया जाने के लिए, एनओसी दे दी है, लेकिन वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और अगर वो आने के लिए तैयार भी होते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी चल नहीं रही हैं, तो किस तरह का इंतजाम करना होगा। खर्चे कुल मिलाकर के ज्यादा होंगे, और जिस तरह का लाभ आईपीएल से अब तक लेते रहे हैं वो शायद लाभ इस बार उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें सीजन के बचे हुए मैच होना मुश्किल है। दरअसल कोरोना के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट तो शुरू हो चुका है, लेकिन सभी टीमों का शेड्यूल काफी बिजी है। सितंबर और नवंबर में आईपीएल भी होना है। ऐसे में फॉरेन प्लेयर्स का पीएसएल में खेलना मुश्किल है। सुपर लीग के सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं और बोर्ड को इनसे ज्यादा कमाई की उम्मीद भी नहीं है। इस सिलसिले में आखिरी फैसला पीसीबी सितंबर तक लेगा। पीसीबी चेयरमैन एहसान मनी पहले ही कह चुके हैं कि लीग के बचे हुए मैचेस पाकिस्तान के बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के साथ हुए समझौते के तहत पूरी लीग पाकिस्तान में ही खेली जानी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की मेडल टैली में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहेगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम जूनियर स्कीम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे इंडिया टुडे माइंड रॉक्स कार्यक्रम के दौरान आने वाले वर्षों में भारत के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स के बारे में बता रहे थे। टारगेट ओलंपिक पोडियम जूनियर स्कीम में 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा को विकसित किया जा रहा है, जिससे उन्हें लॉस एंजलिस खेलों के लिए तैयार किया जा सके। वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर रविकांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, खेल मंत्री के इस दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही एम्बिशियस ये क्लेम है स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, लेकिन मतलब एज अ पॉलिटिशियन वी हैव टू गिव हिम दैट लाइसेंस कि वो 2028 के बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ये भी बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव सोच रहे हैं वो, लेकिन हमें अगर प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखें तो दो जो सबसे ज्यादा मेडल्स देने वाले खेल हैं, ट्रैक एंड फील्ड और स्विमिंग, ये दोनों इवेंट्स में हमने कभी भी मेडल नहीं जीता, कोई भी मेडल। तो इस कारण से 10 गोल्ड मेडल, जिसके लिए हमको काफी मशक्कत करनी पड़ती है एशियन गेम्स में भी, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बार उन्होंने बहुत ज्यादा सेट किया है हाई। लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि बहुत हिम्मत दिखाई है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि स्टिकिंग हिज नेक आउट। यंग टैलेंट ढूंढ रहे हैं, मिनिस्ट्री पूरी तरह से लगी हुई है इस यंग टैलेंट की तलाश में खेलो इंडिया के माध्यम से, तो जाहिर है कि उनको शायद ये टैलेंट नजर आ रहा होगा। इसी कारण से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होने के अलावा तो इतना पब्लिकली क्लेम किया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस मेहनत से लगी हुई है कि 2028 में लॉस एंजलिस में
भारत के नाम 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स होंगे। इससे खुशी की बात और खेल प्रेमियों के लिए क्या हो सकता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को 1.5 लाख इनाम वाली लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। हंगरी के पीटर लेको के खिलाफ आनंद को 2-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन आनंद ने अच्छी शुरुआत करते हुए बेस्ट ऑफ 4 के मुकाबले की पहली बाजी जीती, जिसके बाद अगली 2 बाजियां ड्रॉ रही। लेको ने इसके बाद अंतिम बाजी जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया। हंगरी के इस खिलाड़ी ने इसके बाद टाई ब्रेक जीता और आनंद की एक और हार सुनिश्चित की। आनंद अब तक कोई मुकाबला नहीं जीत पाए हैं और पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर चल रहे हैं। मैग्नस कार्लसन शतरंज टूर पर पहली बार खेल रहे आनंद को इससे पहले पीटर स्विडलर, मैग्नस कार्लसन, व्लादिमीर क्रैमनिक और अनीश गिरी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो बस खेलों में खास में आज इतना ही। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportszindagi.com। कल इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।